हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मॉडल। और पिछले लेक्चर में हमने जो रियल नंबर्स का चैप्टर स्टार्ट किया था उसकी एक्सरसाइज 1.1 की थी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा किया था और यूक्लिड डिवीजन लेमा बेस्ड जो क्वेश्चन थे हमने वो किए थे। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो आपको ये अगली एक्सरसाइज 1.2 है वो बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखें। और अगर आपने पहले जो एक्सरसाइज है 1.1 वो नहीं की है तो आप पीछे से जाके वो वीडियो देखें पहले, उसके बाद में आप इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको समझ में आता है तो आप जो लाइक बटन है उसको प्रेस करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और जल्द से जल्द नए वीडियो के नोटिफिकेशन आने के लिए आप चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लें। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये चीज बताती है हमें कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड तो होते ही हैं, और उसके अलावा कम से कम एक नंबर से और डिवाइड हो, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अदरवाइज वो प्राइम नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर की क्या खास बात है? वो खुद से ही डिवाइड होगा और 1 से होगा, उसके अलावा वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अगर आप ये ठीक से आपको नहीं पता है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। पहले कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जो खुद से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है और कम से कम एक नंबर और से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो वो कंपोजिट नंबर जो है वो प्राइम फैक्टर में लिखा जा सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर उसमें लिखे जा सकते हैं। ये बात क्या कहती है? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, यानी कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स सेज क्या कहती है कि any composite number can be expressed in the form किसमें? the product of prime factor। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम कहती है। एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। जैसे 18 है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 18 को हम देखो इसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं, तो प्राइम फैक्टर हम किससे करें? डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। देखिए 18 का हम डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं 18 पर, तो क्या आएगा? 2 9 3 3। अभी आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमने फैक्टर कर दिया इसके। अब हमें ये नजर आ रहे हैं कि सारे प्राइम नंबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो प्राइम नंबर्स का है। देखो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, अगेन 3 प्राइम नंबर है, यानी कि 2 3 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 इंटू, जब बेस सेम होता है कि नंबर्स का तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो देखिए 3 बेस सेम है, पावर 1 इसकी है 1 इसकी है, तो 1 और 1 2, यानी कि इसकी पावर ऐड हो गई। ठीक है, तो देखिए ये 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, यानी कि क्या कहती है? द अरिथमेटिक जो अरिथमेटिक्स की जो फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है वो किसमें लिखा जा सकता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ इसलिए समझी जा रही है क्योंकि हमारा अभी देखो क्वेश्चन में यूज होने वाला है इसको। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से समझना है, रट्टा नहीं मारना है। डेफिनेशन याद करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि मैथ में रटना मना है। अगर आप रट्टा मारोगे 1 2 3 4 5 दिन में भूल जाओगे, उसको फिर समझ में नहीं आएगा कि जो फंडामेंटल थ्योरम थी अरिथमेटिक की वो एक्चुअली कहना क्या चाहती है। इसलिए आप इसको याद रखिए कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, सबसे पहले कंपोजिट नंबर क्या होता है उसको जाने, फिर हम उसका डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर करके देख सकते हैं। देखिए जब डिवीजन मेथड से हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो वही आएगा क्या जो हमें फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है वो किसमें, किसके प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है? प्राइम फैक्टर्स में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल थ्योरम को अरिथमेटिक्स कहती है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इट्स प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में, तो यही तो क्वेश्चन है आपका। कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं हम, इसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर देते हैं, उसके बाद आपको सारे करने हैं। कॉपी पेन आपके हाथ में है ही, ये तो बिल्कुल जरूरी है मैथमेटिक्स के लिए। अगर नहीं है तो आप इसको अपने हाथ में रखें और साथ साथ करते रहें। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। 140 आपको दिया हुआ है, इसको किसमें एक्सप्रेस करना है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में इसको एक्सप्रेस करना है। तो चलो डिवीजन मेथड से हम इसको कर लेते हैं, करते रहे फटाफट, कोई नई चीज नहीं है ये 10th क्लास के लिए, आप बहुत जल्दी कर सकते हैं इसको। तो ये देखो प्राइम फैक्टर
हमारे सामने आ गए इसके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 140 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7। देखिए ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। और मैंने अभी बताया है कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद से डिवाइड हो और 1 से। तो देखिए ये कोई भी नंबर देख लो आप, 5 है 1 से डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। ऐसे 7 है खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो प्राइम नंबर होंगे। तो यहाँ पे हमें सारे प्राइम नंबर मिल रहे हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट है हमारी ये सारे प्राइम फैक्टर है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, देखो बेस सेम है तो 2 रेज़ टू पावर 1 ये है, 1 ये है, 1 और 1 2 इंटू 5 इंटू 7 हम इसको ये लिख सकते हैं। यही हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम है अरिथमेटिक की, वो कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इसमें द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई और आपको इसको अप्लाई करके देखना है। पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट आप करके देखेंगे, बस यही है, उनका डिवीजन मेथड लगाओ और फटाफट उनको सोल्व करके प्राइम फैक्टर्स के आपके सामने आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट देयर एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। तो चलिए आइए इसका भी हम एक पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद में फटाफट कॉपी पेन आपके हाथ में है ही, सारे करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, फर्स्ट हमें दिया हुआ है 26 एंड 91। 26 एंड 91 क्या करना है हमें, सबसे पहले इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद में हमें ये बताना है कि उनका जो एलसीएम और एचसीएफ उनकी मल्टीप्लाई किसके बराबर आनी चाहिए, उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के बराबर आनी चाहिए। तो पहले हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। 26 के हम डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, तो ये 13 13 1। ऐसे ही 91 के कर सकते हैं, तो वो कितने में आएगा 7 13 और ये 31। तो हमारे पास इनके प्राइम फैक्टर्स मिल गए हमें, तो हम इसको लिख लेते हैं 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 एंड 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। अब देखें हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, यानी कि एचसीएफ ऑफ इसका 26 एंड 91 और एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 हमें ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ चुके हैं आराम से। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका, देखो 13। इन दोनों में से जो कॉमन है सबसे ज्यादा वो क्या है 13 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एचसीएफ इज 13। एलसीएम को क्या, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, देखिए इसमें से जो कॉमन है उसको तो लिख लेते हैं हम एक साइड, तो इन दोनों में से जो कम से कम जो कॉमन है वो क्या है 13 है, और उसके अलावा इन सब का मल्टीपल 2 इंटू 7, जो भी एक्स्ट्रा बच गए हम उनको लिख देंगे मल्टीप्लाई में। अब इनको देखिए कितना हो गया, 13 को 2 26, 26 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया 4 182, तो ये आ गया 182। यानी कि इसका एचसीएफ तो आया 13, एलसीएम आया 182। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो एलसीएम इनटू एचसीएफ क्या आएगा इनका, एलसीएम ऑफ 26 91 इज इनटू एचसीएफ ऑफ 26 91 इज इक्वल टू, देखिए क्या आएगा इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 13 इंटू 182। अब 182 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया 6, ये आ गया 2, ये आ गया 6। 5 इंटू 2 8 1, ये आ गया 6 6 3 और 2, तो ये आ गया 2 3 6 6। ठीक है, और अगेन कह रहा है कि बराबर किसके होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, और वो क्या क्या है हमारे पास बताओ, 26 और 91। इसको भी करके देख लेते हैं, 26 और 91, तो ये आ गया 26 5 और
23, तो यहाँ पे 6 6 3 2, यहाँ पे 2 3 6। देखिए वही है सेम, यानी कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई भी वही आई थी और प्रोडक्ट भी इन दोनों नंबर्स का वही है, तो यही वेरीफाई करना था। तो सेकंड क्वेश्चन में सारे में यही है, तीनों पार्ट आपको करके देखने हैं। एक पार्ट मैंने करवा दिया, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप करके देखोगे, सेम वही प्रोसेस है। डिवीजन मेथड से हमने इनका प्राइम फैक्टर निकाले, उसके बाद में एचसीएफ और एलसीएम निकाला, फिर हमने एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके देखा और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके देखा, दोनों की प्रोडक्ट क्या आई, सेम आई। हमें यही इसमें करना था। इससे हमें एक फॉर्मूले का और पता चल गया कि दो नंबर्स का जो एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई हो किसके बराबर होगी, उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के। तो देखिए अब क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूले को ही हम एक बार ध्यान में रखते हैं और इसको सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 is equal to 9. Find LCM of 306 and 657। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ठीक से समझो और जो हमने पीछे फॉर्मूला था उसका हम इसमें सीधा यूज करके कर लेंगे। तो क्या कहा है, देखो गिवन दैट HCF of this is equal to 9 and find LCM of this। तो देखिए HCF अभी हमने क्या पढ़ा था कि HCF और LCM की जो मल्टीप्लाई होगी वो किसके बराबर होगी, उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, HCF of 306 657 इसकी मल्टीप्लाई इसके LCM के साथ अगर हम कर देते हैं तो वो किसके बराबर होगा, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ये हमने पढ़ा है अभी कि अगर हम HCF इन दोनों नंबर्स का और उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं LCM इन दोनों नंबर्स का, तो किसके बराबर होगा, उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, यही हमने अभी देखा। तो ये देखिए अब हम आराम से कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें HCF दिया हुआ है 9, तो HCF हमें ये दिया हुआ है 9, तो 9 इंटू LCM ऑफ 306 657 इज इक्वल टू, ये गिवन है 306 इंटू 657। अब आप कर ही सकते हैं, 9 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, LCM ऑफ 306 और 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9 इधर मल्टीप्लाई में था, जब इक्वल टू के उधर लेके गए तो हम डिवाइड में जाएगा। ठीक है, अब इसको कर सकते हो सोल्व, करो फटाफट, कॉपी पेन हाथ में है ही, इसको सोल्व करते रहो। तो 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 और 4 तो 36। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 657 और 3 4, तो 8 2 20 तो 22 2 25 24 26 इंटू 7 21 2 5 3 15 17 1 8 3 7 7 13 1 18 1 9 और 2 11 और 1 12 22 3 29, तो यह आ गया 2 2 3 3 8। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारा क्या, एलसीएम इसका। यही पूछा था, फाइंड एलसीएम ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। कह रहा है कि चेक वेदर, हमें चेक करना है, यदि है तो
check whether 6 raised to power n can end with the digit 0, with the digit 0 for any natural number n, for any natural number। देखिए क्या कह रहा है कि चेक वेदर 6 रेज़्ड टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, ये मतलब 0 से खत्म हो सकता है क्या, फॉर एनी नेचुरल, यानी कि ये जो 6 रेज़्ड टू पावर n है इसका जो यूनिट प्लेस के जगह पे कभी 0 आ सकता है क्या, ये चेक करना है हमें कि ये कभी 0 से खत्म हो सकता है क्या। ठीक है, क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 रेज़्ड टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या ये डिजिट 0 के साथ एंड हो सकता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए। तो देखिए इसमें आपको सिंपल क्या सोचना है कि 6 रेज़्ड टू पावर जो n है, ठीक है, n का तो मुझे पता नहीं लेकिन 6 का तो पता है। 6 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करूंगा तो क्या आएंगे, 2 और 3 आएंगे, तो यानी कि 2 × 3 रेज़्ड टू पावर n। ठीक है, अब कोई भी डिजिट जब लास्ट में 0 होती है इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल होता है, और 5 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि इसके फैक्टर में कहीं ना कहीं 5 है, लेकिन हमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसके फैक्टर में तो कहीं 5 है ही नहीं, क्योंकि हमें कौन कहती है बात, देखो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो कहती है कि जो हमारे जो प्राइम फैक्टर होते हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर होते हैं, ठीक है, वो कोई भी कंपोजिट नंबर उस प्राइम फैक्टर में लिखा जाता है। तो देखिए हमने लिख दिया इसको, अब इसमें 5 है ही नहीं, तो 5 है ही नहीं तो फिर वो 5 से डिवाइड ही नहीं होगा, और 0 आएगा पीछे इसका मतलब वो 5 से डिवाइड होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम क्या कह देंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन हमने कर लिया। 6 देखिए, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। कह रहे कि हमें ये बताना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर अभी बताया था कि वो प्राइम फैक्टर में लिखे जाते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जो खुद से डिवाइड हो, 1 से तो होते ही हैं, और उसके अलावा किसी एक नंबर से और डिवाइड हो। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। सिंपली देखो, ये एक दोनों में देखो 13 इनमें कॉमन है, तो 13 यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ। अब इसमें 13 कॉमन आ गया, क्या बच गया 7 × 11, तो 7 × 11 प्लस 13 इसमें से बाहर आया, 1 बच गया। ठीक है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं ये कितना आएगा, 71 + 1 78, तो ये आ गया 13 × 78। अब ये तो डिवाइड होता है, तो क्या होगा ये कंपोजिट नंबर, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये खुद से देखिए खुद के अलावा ये और डिवाइड हो रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। सेम ऐसे इसको देख लो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, 5 कॉमन आ गया। ठीक है, अब यहाँ बच गया 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, और यहाँ प्लस में 1 बच गया। ठीक है, इस सारे को मल्टीप्लाई कर लो, ये ऐड कर लो, फिर जब मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये भी कंपोजिट नंबर आ जाएगा। तो यानी कि हमें इसमें कुछ नहीं दिखाना है, बस यही दिखाना है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो हमने देखा इसको सोल्व करके, सोल्व कैसे करना है, कॉमन लिया हमने बाहर और उसको सोल्व कर लिया। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, इसको करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। चलो मैं करवा देता हूँ। देखिए इस एक्सरसाइज में जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब एक स्पोर्ट्स फील्ड है उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है।
सोनिका टेक्स 18 मिनट, यानी कि सोनिका उस टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, एक राउंड में वो 18 मिनट लेती है ऑन द फील्ड। जैसे मान लो ये एक सर्कुलर फील्ड है ऐसा, ठीक है। अब सोनिका क्या करती है, मान लो यहां से चलती है, ये पॉइंट है, और यहां से एक राउंड कंप्लीट करने में यहां तक वो लेती है 18 मिनट। उसके बाद में है रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि भी 12 मिनट लेता है, इसमें रवि 12 लेता है, लेकिन चलते यहीं से दोनों। क्या कह रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यानी कि सेम पॉइंट से ये स्टार्ट करते हैं। तो सोनिका तो 18 मिनट लेती है इसमें, रवि लेता है इसमें 12 मिनट एक चक्कर पूरा करने में। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे सोनिका भी इधर जा रही है, रवि भी इधर ही जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि वो कब यहाँ मिलेंगे वापस। तो देखिए यहाँ से मान लो सोनिका चली, अब वो चलती है 18 मिनट में एक चक्कर, और वो रवि है वो 12 मिनट में। तो देखिए रवि की स्पीड तो तेज है, तो रवि चला यहाँ से, अब पहले चक्कर में तो रवि उसको मिलने वाला नहीं है, दूसरे में तीसरे में। अब पता यही करना है कि वो कितनी मिनट बाद में वो मिलेंगे, यानी कि 18 मिनट में एक चक्कर पूरा होता है इसका, और इसका होता है, रवि का होता है 12 मिनट में एक चक्कर पूरा। फिर अगेन वो यहाँ से, तो वो मिलेंगे तो नहीं अभी तो एक चक्कर में, तो क्यों, क्योंकि उसकी तो स्पीड रवि की तो ज्यादा है, सोनिका की कम है, क्योंकि वो 18 मिनट ले रही है एक चक्कर में, वो 12 मिनट। तो कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, इसके लिए आप ये सोचें कि हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। क्यों, क्योंकि देखो जब वो यहाँ से चले और उसकी स्पीड ज्यादा है, सोनिका की कम है, रवि की ज्यादा है, सोनिका की कम है, तो वो देखो यहाँ से जैसे मान लो रवि यहाँ गया, अभी सोनिका पीछे ही है, फिर रवि यहाँ गया, तो सोनिका की तो स्पीड धीरे है, वो भी पीछे है, फिर रवि और आगे चला गया, यानी कि 12 मिनट में रवि ने तो एक चक्कर कर लिया, लेकिन सोनिका अभी तक नहीं पहुंची है। जैसे ही वो 6 मिनट और आगे जाएगा 18 मिनट हो जाएगी, 18 मिनट में रवि तो मान लो यहाँ है, अब सोनिका जाकर यहाँ पहुंची है, ठीक है। फिर आगे ऐसे चलते जाएंगे, ऐसे चलते जाएंगे, तो वो यहाँ कब मिलेगा, तो इसके लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आपके पास 18 मिनट और 12 मिनट जो है उनका आप एलसीएम ले सकते हैं। तो आप क्या करोगे, 18 और 12 का एलसीएम ले लेंगे हम, 18 और 12 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेंगे, डिवीजन मेथड से इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 18 के करेंगे पहले, तो 9 3 3, ऐसे ही 12 के कर लो, चले आ जाएंगे 12 के भाई, यहाँ से देखो 6 3 3, तो यानी कि 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब अगर एचसीएफ निकालना होता जब, तो हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो इसमें 3 और 2 ये कॉमन है, यानी कि 3 इंटू 2 6, एचसीएफ तो इसका 6 हो जाता है कि 6 मिनट में मिलेंगे। लेकिन देखो अब 6 मिनट में कहाँ मिलेंगे भाई, 6 मिनट में रवि तो पहुंच जाएगा यहाँ, आधा सर्कल पूरा कर लेगा, लेकिन वो तो तीसरे हिस्से का ही करेगी, क्योंकि उसकी तो 18 मिनट है, ठीक है, वो तो इससे कम चलेगी। समझ में आ रहा है ना भाई, 6 मिनट में रवि तो यहाँ जाएगा, क्योंकि 12 मिनट में वो कंप्लीट सर्कल पूरा कर लेता है, लेकिन 6 मिनट में वो कहाँ आएगी, वो तो 18 मिनट लेती है ना, तो 6 मिनट में तो उसने तीसरे हिस्से का ही पूरा किया, और इसने आधे हिस्से का कर लिया, ठीक है ना। तो ये चीज फिर हम इसका एलसीएम देख रहे हैं। देखो एलसीएम में क्या करना है, जो कॉमन है उनको तो अलग लेना ही है, ये लो, तो कितना आएगा 2, यानी कि एलसीएम ऑफ ये कितना जाएगा 2 इंटू 3 और इंटू में 3 इंटू में 2, 3 इंटू 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 36, ठीक है। तो 36 मिनट के अंदर जब वो 36 मिनट तक दौड़ते रहेंगे, तो वो जाकर वापस इसी पॉइंट पर फिर से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आप पीछे जाकर इसको देख सकते हैं, क्या एग्जाम्पल, आपको ये जो 2 या 3 एग्जाम्पल है, वैसे तो ये सारे ये क्वेश्चन बेस्ड ही है और हो भी गए होंगे, लेकिन एक बार इसको ट्राई करके देख लेना। और कोई दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया हो, या फिर कोई और आपको
कुछ और बात समझनी है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, उसमें मैं आपको जवाब देने की कोशिश करता रहूँगा। तो इन दोनों एक्सरसाइज को ठीक से करो। उसके बाद में एक्सरसाइज जो 1.3 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है तो हम उसको करेंगे। तब तक आप ये 1.1 और 1.2 दोनों एक्सरसाइज ठीक से क्लियर कर लें ताकि आपको 1.3 एक्सरसाइज करने में आसानी हो। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में 1.3 एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।